हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर को ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी करिकुलम फॉर नीट एग्जाम, और चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों लोग, शुरुआत की जाए अपने आज के सेशन की। अब देखो, चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इजंट इट? सो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं विद व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट। सो बायोडाइवर्सिटी, अगर आप इस टर्म को देख रहे हो तो आप इसको क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि अगर मैं इन दो वर्ड्स को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ जोड़ दूं तो बन जाएगा बायोडाइवर्सिटी, राइट? अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल वर्ड या बायो वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है टू लाइफ या फिर लाइफ फॉर्म्स, है ना? और डाइवर्सिटी मतलब द वेरिएशन, द वैरायटी, द वेरिएबिलिटी जो कि आपको देखने को मिलेगी एट द लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वर्ड का हिंदी में मतलब यही होता था ना, विविधता या फिर विभिन्नता। सो जितनी वैरायटी, जितनी वेरिएबिलिटी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, उन सभी को हम स्टडी करेंगे अंडर बायोडाइवर्सिटी। और इस टर्म बायोडाइवर्सिटी को कॉइन किया था एक अमेरिकन सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था सर एडवर्ड विल्सन। ठीक है? सो अमेरिकन सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, जो कि आपके स्क्रीन पर यहां दिखाए जा रहे हैं, इन्होंने ही इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था। और क्या बताता है बायोडाइवर्सिटी? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट टेल्स अस अबाउट द वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी जो आपको मिलती है एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन। सो एडवर्ड विल्सन की ही हम यहाँ पर डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। एडवर्ड विल्सन ने कहा था, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पे दिखने वाली जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूट करती है एक बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है? सो इट इज अ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम स्मॉलेस्ट लेवल देखेंगे तो हम हमेशा मन में सोचते हैं सेल, बट आप सभी याद रखो, सेल्स के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनकी भी बहुत वैरायटीज हैं, राइट? जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, और इनके भी कितने अलग अलग वैरायटीज होती हैं, राइट? प्रोटीन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो हर एक जो आपको वैरायटी मिलने वाली है, इवन एट द सब सेल्यूलर लेवल, यानी कि सेल्स के नीचे, कौन से लेवल पे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल पे, बिकॉज सेल्स फॉर्म्ड होते हैं ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो हर वो वैरायटी जो कि बिगिन कर रही है एट द लोएस्ट लेवल फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म कर रहे हैं सेल्स को, सेल्स जो है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ये तो आपने लिखा बेसिक लेवल। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, अगर वो एक जगह पर रहते हैं टुगेदर दे फॉर्म द पॉपुलेशन। अलग अलग जो पॉपुलेशन है एक साथ जब इंटरैक्ट करती हैं दे फॉर्म द कम्युनिटीज, और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जब एक जगह पर रहती हैं और इंटरैक्ट करती हैं दे फॉर्म इकोसिस्टम, और सारे इकोसिस्टम एक साथ जब कॉन्स्टिट्यूट होते हैं टुगेदर दे फॉर्म दी बायोम्स, राइट? सो बायोम्स जो है, और बायोम्स भी अलग अलग अगर एक साथ मिला लिए जाएं तो दे फॉर्म द बायोस्फीयर। बट बायोस्फीयर के लेवल पे वैरायटी और वेरिएबिलिटी नहीं देखने को मिलती है, राइट? बायोस्फीयर एक ही है, लेकिन उससे नीचे वाला लेवल यानी कि बायोम्स तक आपको वैरायटी और वेरिएबिलिटी मिलती है। इसका मतलब हम देखने वाले हैं सबसे लोएस्ट लेवल यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल से लेकर टॉप मोस्ट लेवल जहां पर आपको वेरिएबिलिटी मिलती है, दैट इज एट द लेवल ऑफ बायोम्स। वो सभी आती है अंडर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? सो आई होप आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी का रिलेटेड। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी हमें बता रहा है कि इस अर्थ पे प्रेजेंट जो क्रीचर्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, और ये हम सभी जानते हैं, राइट? और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे फॉर्म्स जो कि लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे प्रेजेंट, जो कि बहुत ही ग्रेटली डाइवर्सिफाइड हैं इस अर्थ पे। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रेटली डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स ऑन अर्थ आर एंड्स। डू यू नो, एंड्स की इस अर्थ पे मोर देन 20,000 स्पीशीज प्रेजेंट है, मोर देन 20,000 स्पीशीज। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसकी लगभग
इतनी ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, इतनी अलग अलग टाइप की आपको एंट्स मिल सकती हैं ऑन द अर्थ। देन वी हैव सम ऑर्किड्स। ऑर्किड्स की भी जो आपको स्पीशीज हैं इस अर्थ पे लगभग नियरली आपको 20,000 ही मिलेंगी। ओके, सो नियरली 20,000 स्पीशीज आपको ऑर्किड्स की मिलती हैं। अगर बीटल्स की बात की जाए तो बीटल्स की वैरायटी तो और भी ज्यादा है, इट इज मोर देन 3 लाख। तो यहां पर 3 लाख से ज्यादा स्पीशीज आपको बीटल्स की मिलती है ऑन द अर्थ। एंड फिशेस की अगर बात की जाए तो फिशेस में भी आपको ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है विथ मोर देन 28,000 स्पीशीज थ्राइविंग दिस अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वन ऑफ दी या सम ऑफ दी ग्रेटली डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स हैं ऑन द अर्थ जो कि आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी के अगर हमें और भी डिटेल समझनी है तो बायोडाइवर्सिटी के हम लेवल्स को देखते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको 3 लेवल्स पे देखा जा सकता है। एक होता है जेनेटिक लेवल पे देखने जाने वाला, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग जो वेरिएशन वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है ड्यू टू सम जेनेटिक चेंजेस, राइट। कुछ जेनेटिक आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से जो वेरिएशंस डेवलप होता है एक ही स्पीशीज के अंदर, वो हम स्टडी करते हैं अंडर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की, जो कि अनदर लेवल है, दैट मीन्स एक एरिया में कितनी अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज मिलती हैं, वो आती हैं अंडर स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बताती है कि कितनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं गिवन ज्योग्राफिकल रीजन में। सो इकोसिस्टम के लेवल पे देखी जाने वाली डाइवर्सिटी वुड बी कॉल्ड दी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और दी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हैं आपके बायोडाइवर्सिटी के, जिन्हें हमें अब एक एक करके डिटेल पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद दी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो बच्चों लेट्स बिगिन विद दी जेनेटिक डाइवर्सिटी नाउ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको वो वैरायटी वेरिएशन या वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है जो कि जेनेटिक लेवल पे होती है, एंड दैट टू विद इन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। तो एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में पाए जाने वाले जो वेरिएशन अराइज करते हैं ना ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, वो सभी आते हैं अंडर जेनेटिक डाइवर्सिटी। So what does genetic diversity represent? It represents variation at the genetic level within the members of same species जो कि पाई जाती हैं over a distributional range, right? So आइए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं ऑफ द स्पीशीज कॉल्ड होमो सेपियंस। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। अब आप सभी को पता है जितने भी ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो बिलोंग करते हैं टू द सेम स्पीशीज विच इज होमो सेपियंस, राइट। अब भले ही हम सभी के सभी एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बट क्या हम सभी एक से नजर आते हैं? जी नहीं ना। और इसके पीछे क्या रीजन है? आप सभी जानते हो उसके पीछे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी वजह से वी ऑल दो बिलोंग टू द सेम स्पीशीज बट वी ऑल डिफर इन सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हम सभी की जो स्किन कलर है वो डिफरेंट है, तो हम कलर, हाइट एंड इवन फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे भी डिफर करते हैं। सो इन सभी अलग अलग फीचर्स में वी ऑल डिफर। इसीलिए आप क्या देख सकते हो यहां पर, ऑल्दो वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज बट वी आर शोइंग वेरिएशन, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ सर्टेन जेनेटिक लेवल फैक्टर्स। इसका मतलब we all are representing what? The genetic diversity under the species Homo sapiens. ठीक है, so genetic diversity बताती है कितनी वैरायटी मिल रही है, वो भी within the members of same species, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखा दिया in case of the human beings. आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। So next example that we have is of the medicinal plant called the Rauwolfia vomitoria. तो ये एक medicinal plant है, इसको भी mention कर देता हूँ। So this is the medicinal plant. अब ये जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट है, ये आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा इन दी डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। अलग अलग हिमालयन रेंजेस में ये ग्रो करेगा। और जितने भी मेंबर्स हैं इस प्लांट की स्पीशीज के, और एक चीज बता दूं, राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो है इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट कॉल्ड सर्पगंधा। तो ये एक्चुअली नथिंग एल्स, ये सर्पगंधा प्लांट का ही साइंटिफिक नेम है। सो ये जो प्लांट है बच्चों, इस पर्टिकुलर स्पीशीज में बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं प्लांट्स के, वो सभी के सभी प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है रेजरपीन। तो दे ऑल प्रोड्यूस द केमिकल कॉल्ड
रेजरपीन जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, राइट। बट जितने भी प्लांट्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, रिमेंबर जितने भी मेंबर्स इस स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी में डिफरेंस होता है इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द पोटेंसी ऑफ दिस केमिकल। सो यहां पर जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सभी के सभी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपीन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर डिफरेंट पोटेंसी। पोटेंसी मतलब होता है उसकी एक्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। सो प्लांट्स भले ही सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो सभी इसी स्पीशीज के हैं, बट सभी में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उन सब में जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सो बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज बट आर शोइंग डिफरेंसेस ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। फाइन। सो ये दो एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। आई होप जितने भी मैंगो लवर्स हैं उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा। सो मैंगो की वैरायटीज इंडिया में ही अकेले 1000 से ज्यादा है। सो इंडिया अलोन पोजेसेस मोर देन 1000 वैरायटीज। ठीक है, और वो भी आपको यहां दिखाई जा रही हैं अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हो कितने सारे आपको आम देखने को मिलते हैं, और बहुत ही कॉमनली खाए हुए आम आपने, जैसे अल्फोंसो जिसको कि कॉमनली हम हापुस आम बुलाते हैं, महाराष्ट्र का फेमस, राइट। देन दशहरी आम आपने उत्तर प्रदेश का खाया होगा। ओके, देन वी हैव केसर एंड देन वी हैव इज लंगड़ा आम ऑल्सो। तो ये वैरायटी अलग अलग आपको देखने को मिलती है। वनराज हो गया, चाहे चौसा हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। ये तो बहुत कम है बच्चों, बहुत सारी और भी वैरायटीज हैं इन मैंगोज की। तो ये मैंगो जो है, जितने भी ये मैंगोज दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बिलोंग करते हैं, सभी इंडियन वैरायटीज हैं, ये बिलोंग करती हैं टू द सेम स्पीशीज विच इज मैंगीफेरा इंडिका। बट इन सभी में इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट अलग होता है। वो भी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स। इसीलिए दे आर ऑल डिस्टिंक्ट from one another. They all show then the genetic diversity. So hence they all will show genetic diversity. ये बात समझ में आ गई कैसे? Okay. Then we have another example that is of the rice varieties. सारे के सारे जो राइस आपको इंडियन वैरायटीज मिल रही हैं, दे ऑल बिलोंग टू द स्पीशीज ओराइजा सटाइवा, राइट। बट आपको पता है इंडिया में ही राइस की मोर देन 50,000 वैरायटीज या फिर मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलती हैं। सो राइस की अकेले इंडिया में ही मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलती हैं। सो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन मतलब उनके जेनेटिक लेवल में, उनके जीनोम में ही डिफरेंस है, और उसकी वजह से ही इन सभी का टेक्सचर, फ्लेवर, अरोमा, ग्रेन साइज भी डिफर करता है। तो सभी के सभी सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं। दे आर ऑल हेंस आर गोइंग टू बी डिफरिंग इन देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। और वो सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हेंस दे ऑल शो जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो आई होप जेनेटिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सीन एट द स्पीशीज लेवल। हेंस वील बी टेकिंग अप द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बच्चों अब हम बिगिन करने वाले हैं विद द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ही है, स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम चेक करते हैं कि एक एरिया में आपको कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिल रही हैं, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन सीन इन द स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया। और किसी भी गिवन एरिया में जो भी स्पीशीज का वेरिएशन देखने को मिलता है, वही रिप्रेजेंट करता है द स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिकेट करता है हमें स्पीशीज रिचनेस के बारे में, ओके, कि कितनी वैरायटी मिल रही है स्पीशीज की इन दैट एरिया। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्पीशीज इवननेस। अब स्पीशीज इवननेस का क्या मतलब है बच्चों? स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन दैट एरिया। मतलब अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनके कितने मेंबर्स हैं, यू नो, रिलेटिव टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इसको समझाने के लिए मैं आपको शो करता हूं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लो। इमेजिन करो ये एक एरिया है, इस एरिया में आपको 3 स्पीशीज मिल रही हैं, एक्स, वाई एंड जी। एक्स के यहां पर लेट्स सपोज 7 मेंबर्स हैं, वाई और जी के सिर्फ 1 मेंबर्स ही प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज हैं बट उनके मेंबर्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन बताया जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि एक स्पीशीज के मेंबर ज्यादा हैं, वाइल 2 के एक ही हैं, कम है, राइट। वाइल अगर मैं दूसरा आपको एक
और जोग्राफिकल एरिया को बना के दिखाऊं, इमेजिन करो इस कंडीशन को, तो ये एक और जोग्राफिकल एरिया है जहां पर यही सेम स्पीशीज एक्स, वाई एंड जी के 3 मेंबर्स ईच हैं। तो इनमें से कौन से जोग्राफिकल एरिया में आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रहा है? आप कहोगे डेफिनेटली इस वाले में, है ना? तो इनको हम नाम भी दे देते हैं कि ये हमारा जोग्राफिकल एरिया ए है और ये हमारा जोग्राफिकल एरिया बी है। तो इस बी वाले में आप देख रहे हो तीनों स्पीशीज जो है वो इन प्रोपोर्शन टू वन अनदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही हैं, सभी के बराबर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है इन दैट जोग्राफिकल एरिया। सो ये जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इवन डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है हायर बायोडाइवर्सिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द वन जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो यहां पर जो एरिया ए था इट वाज शोइंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायोडाइवर्सिटी में ये कंपैरेटिवली लो बायोडाइवर्सिटी शो करेगा, इसलिए ऐसा माना जाता है बिकॉज जो भी एरिया में स्पीशीज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं उन एरियाज में अगर हम एरिया साइज को रिड्यूस कर देते हैं तो चांसेस होते हैं स्पीशीज के कंप्लीट एलिमिनेशन होने के। बिकॉज मान लेते हैं ये जो एक सिंगल मेंबर वाली स्पीशीज है वो एक जोग्राफिकल एरिया के एक पोर्शन में रहती थी। अब ये पोर्शन लेट सपोज हमने किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ये रीजन ही ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, तो ये स्पीशीज जो होगी वो यहाँ से धीरे से एलिमिनेट हो जाएगी। सो रिडक्शन इन द एरिया साइज कैन लीड टू एलिमिनेशन ऑफ दैट स्पीशीज, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कम होने के चांसेस ज़्यादा है। बट यहाँ पर क्योंकि स्पीशीज इक्वली डिवाइडेड हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो 3 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर ही हो सकता है उस जोग्राफिकल एरिया में थ्राइव कर रहा हो, एक आध हो सकता है इस एरिया में बच गया हो, राइट? तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज का आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा हायर बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है? ओके, तो एक एग्जांपल हम स्पीशीज डाइवर्सिटी का लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 एरियाज लेने वाले हैं। वी विल कंपेयर द वेस्टर्न घाट्स विद द ईस्टर्न घाट्स। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले जो एम्फीबियंस की स्पीशीज है ना, इट इज वे हायर देन द स्पीशीज विच आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? तो जो एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी मिलती है वेस्टर्न घाट्स में इट इज वेरी मच हायर, ठीक है? इसीलिए इवन वेस्टर्न घाट्स में क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एंडेमिक है, ओके, जो कि कहीं और नहीं पाई जाती हैं और वो सभी के सभी समय के साथ इवॉल्व भी की गई हैं, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स को इवन कहा जाता है द क्रेडल ऑफ स्पीसीएशन, क्योंकि यहीं पर नई नई स्पीशीज बनती हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस वहां पर कंड्यूसिव हैं फॉर स्पीसीएशन टू अकर, राइट? सो वेस्टर्न घाट्स जो कि आपको यहां मैं ऐसे दिखा भी देता हूं, ये जो एंटायर पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस एंटायर पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट द वेस्टर्न घाट। तो इस वेस्टर्न घाट में आपको बहुत सारी एम्फीबियंस की स्पीशीज देखने को मिलेगी। दिस इज अ वेरी वेरी हाईली आप कह सकते हो रिच एरिया है ऑफ द स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? सो आई होप आपको नाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो 2 एरियाज में हमने देखा कि कितनी रिच वैरायटीज प्रेजेंट है स्पीशीज की, वो आती हैं सभी के सभी अंडर द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बच्चों चलिए बिगिन करते हैं विद द 3rd लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बुलाते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इवन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बताता है कि किसी भी रीजन में आपको कितने वैरायटी वेरिएबिलिटी के इकोसिस्टम्स मिलते हैं, राइट? सो इट रिप्रेजेंट वेरिएशन इन एन एरिया एट द इकोसिस्टम लेवल। चलिए इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप दिखाया जा रहा है और यहाँ पर हम 2 कंट्रीज के बीच में बायोडाइवर्सिटी चेक करने वाले हैं एट द इकोसिस्टम लेवल। तो 2 कंट्रीज, वन इज नॉर्वे और द अदर वन इज इंडिया। तो यहाँ पर देखो ये नॉर्वे है एंड दिस इज इंडिया। अगर मैं इन 2 कंट्रीज की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर करूं, मतलब दोनों कंट्रीज में कितने वैरायटी के इकोसिस्टम्स मिलते हैं, सो यू विल फाइंड इंडिया की बायोडाइवर्सिटी नॉर्वे से बहुत ज़्यादा है। तो रीजन बीइंग यहाँ पर आप देखोगे आपको अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सो अगर हम चलते हैं इंडिया में, तो इंडिया में आपको केवल एक ही जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर आप
इस साइड की तरफ जाओगे राजस्थान साइड तो आपको मिलते हैं इकोसिस्टम्स लाइक डेजर्ट्स, राइट। फिर अगर आप देखोगे इवन आपको यहाँ पर गुजरात साइड्स में जो कोस्टल एरियाज है वहां पर मिलते हैं कोरल रीफ्स। देन अगर हम बात करें तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। देन अगर हम बात करें यहाँ पर आ जाइए ईस्टर्न घाट्स की तरफ, तो जब भी आपको पता ही है कोई रिवर जब सी से मिलती है तो वहां फॉर्म करती है एस्चुरीज, तो अनदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देन अगर हम चले तो यहाँ देखो आपको इस एरिया में सुंदरबन के डेल्टास में आपको मिलते हैं द मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव जैसे भी इकोसिस्टम मिलते हैं आपको। इवन अगर हम चले यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम में तो आपको वेटलैंड्स मिलते हैं। सो वेटलैंड्स आपको पता ही है दीज आर एरियाज जहाँ पर लैंड सैचुरेटेड होता है विद द वाटर, सो अनदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आपको मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ की तरफ चले टुवर्ड्स उत्तराखंड साइड, सो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, यू गेट टू सी एल्पाइन मेडोज। सो एल्पाइन मेडोज जो कि माउंटेन्स पे पाए जाने वाले कुछ हैबिटेट्स हैं, ओके, जो कि अबव द ट्री लाइन देखने को मिलेंगे। सो ये सभी के सभी आपको दिखाई देते हैं एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में जो कि एनकम्पास करते हैं एंटायर इंडिया को। तो इंडिया में आपने देखा कितनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया जो है वो इकोसिस्टम के फॉर्म्स में काफी हद तक डाइवर्स है। इसीलिए, और नॉर्वे जैसे कंट्री जहां पर सिमिलर टाइप ऑफ टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहां पर आपको इतनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर हमने देखा कि कैसे इंडिया जो है वो ज्यादा diverse है in its ecosystems in comparison to Scandinavian countries like Norway. So with this we end up the levels of biodiversity with ecosystem diversity. I hope आपको ecosystem diversity का concept भी clear हुआ होगा। तो बच्चों, after discussing all the levels of biodiversity, अब हम बढ़ने वाले हैं towards our next topic जिसका नाम है global species diversity. दैट मीन्स इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं कि इस ग्लोब पे प्रेजेंट आपको कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि रफली एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ दी स्पीशीज जो इस अर्थ पे रिकॉर्ड की गई हैं उनका हम यहाँ पर डेटा लेने वाले हैं। और ये डेटा हमको मिलता है बाय द एफर्ट्स ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IUCN। सो IUCN जिसका की फुल फॉर्म प्लीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर, दैट इज इंटरनेशनल Union for Conservation of Nature and Natural Resources. So IUCN which stands for International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, राइट। मतलब उनका एक जुडिशियस यूज को इंश्योर करती है कि कहीं पर भी कोई चीज जो है वो ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 2004 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज डिस्कवर हुई थी सो फार, दैट मींस अंटिल 2004, उसका नंबर स्लाइटली मोर था देन 1.5 मिलियन। सो 1.5 मिलियन से स्लाइटली ज्यादा थी द नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड बाय दैट टाइम इन 2004, ठीक है। बट स्टिल वी कैन नॉट एस्टिमेट लाइक दिस बिकॉज ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि अभी तक अनडिस्कवर्ड है, अनडिस्क्राइब्ड है, राइट। सो नंबर कितना अनडिस्कवर्ड का और अनडिस्क्राइब्ड वाली स्पीशीज का है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट लाइक दैट, बट एक ग्रॉस एस्टिमेट लगाया गया है। एक टोटल ग्रॉस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड की जो टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड 20 to 50 मिलियन इन द नंबर। कैन यू सी हाउ ह्यूज इज दिस वैल्यू, राइट। सो इतनी वैरायटी आपको मिलती है ऑफ दी स्पीशीज विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। सो ये एक ग्रॉस एस्टिमेट था, बट एक मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट प्रपोज किया था वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट मे ने, ओके। तो रॉबर्ट मे नाम के इन पर्टिकुलर इकोलॉजिस्ट ने बोला कि जो टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी है अर्थ की वो रफली अराउंड 7 मिलियन लाया करती है। नाउ दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इन द नीट एग्जाम। सो द नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड स्पीशीज जो आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में इट शुड बी अराउंड 7 मिलियन। रिमेंबर दिस नंबर वेरी वेल, ठीक है। सो 20 to 50 मिलियन जो है वो एक ग्रॉस एस्टिमेट लगाया गया है, बट साइंटिफिकली जो
अप्रोच के थ्रू फॉलो किया गया है उससे पता चला है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कि इट इज नियरली अबाउट 7 मिलियन इन द नंबर. सो दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी वैरायटी एंड स्पीशीज इस अर्थ पे प्रेजेंट है. सो जो एनिमल्स हैं यानी कि जो टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी अर्थ पे है उसका मोर देन 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स. तो यानी कि 70% से ज्यादा जो भी स्पीशीज इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो एनिमल्स की स्पीशीज हैं. ओके और उनका अगर हम यहाँ पर इन पाई चार्ट्स के फॉर्म में रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा देखो पहले तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं एनिमल्स को भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में. इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा जो आपको रिच ग्रुप मिलेगा या फिर स्पीशीज रिच ग्रुप या फिर टैक्सोनॉमिकली रिच ग्रुप मिलेगा दैट इज ऑफ द इंसेक्ट्स. आपको याद है ना आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट एनिमल किंगडम के अंदर आने वाली जो फाइलम है वो है. सो सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसलिए है बिकॉज उसमें सबसे लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा की प्रेजेंट है. राइट तो इंसेक्ट्स जो हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. राइट तो इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. राइट उसके बाद इंसेक्ट्स के बाद आपको याद होगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम वाज ऑफ द मोलस्क्स. तो इंसेक्ट्स के बाद आते हैं द मोलस्क्स. ठीक है तो मोलस्क के बाद देन वी हैव क्रस्टेशियन जो कि अनदर टाइप ऑफ आर्थ्रोपॉड्स ही हैं एंड देन आते हैं द अदर इनवर्टिब्रेट्स एंड अदर एनिमल ग्रुप्स. ठीक है तो इन अदर एनिमल ग्रुप्स में हम प्लेस अगर करें तो रिमेनिंग हमारे वर्टिब्रेट्स भी आते हैं इस तरीके से. अब सारे वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी ऑफ द फिशेस. तो यहां देखो इंपॉर्टेंस किसका है इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स का, फिशेस का वर्टिब्रेट्स में है. बाकी फिर आपको पता ही है उसके बाद बर्ड सबसे ज्यादा है देन रेप्टाइल्स देन उसके बाद हमारे पास एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स रफली इक्वल है देयर स्पीशीज नंबर. ठीक है तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्सोनॉमिकली जो रिच ग्रुप होगा अमंग एनिमल्स वुड बी इंसेक्ट्स. रफली इफ आई टेल यू इंसेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस जो टोटल डाइवर्सिटी एनिमल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसका भी 70% यानी कि 70% जो टोटल डाइवर्सिटी वो एनिमल्स कंट्रीब्यूट करते थे. अब सारे एनिमल्स में भी 70% सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स हैं. तो यानी कि इंसेक्ट का नंबर अराउंड 70% है ऑफ ऑल द एनिमल्स थ्राइविंग दिस अर्थ. इसका मतलब हर 10 में से हर 10 में से 7 जो एनिमल्स इस अर्थ पे पाए जाते हैं दे आर इंसेक्ट्स इटसेल्फ. ओके सच ह्यूज इज द वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स अमंगस्ट एनिमल्स इन दिस अर्थ. ओके चलो तो ये तो बात हो गई हमारे एनिमल्स के कंट्रीब्यूशन की. लेट अस टॉक अबाउट द प्लांट्स नाउ. प्लांट्स जो है वो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में 22% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. दे डू नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 22% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ. और उसमें भी अगर हम देखें क्लासिफिकेशन के तौर पे तो यू विल सी यहाँ पर आपको फंजाई सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप मिलेंगे. सो फंजाई फॉलोड बाय द एंजियोस्पर्म्स. इनफैक्ट अगर फंजाई के बारे में आपको बताऊं फंजाई की जो टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना वो सम टोटल अगर ले लिया जाए हमारे पास फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का इन 4 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फंजाई की स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर देन sum total of the species diversity of the fishes, amphibians, reptiles and the mammals. तो अगर मैं इन 4 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की सारी स्पीशीज को जोड़ दूं ना उनसे भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं सिर्फ एक ग्रुप में विच इज ऑफ द फंजाई. ठीक है ओके फंजाई के बाद देन वी हैव द एंजियोस्पर्म्स व्हिच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. देन उसके बाद हमारे पास आते हैं एल्गी के बाद हमारे पास है मॉसेस देन लाइकेंस एंड फर्न्स. ठीक है द टेरिडोफाइट्स. राइट तो इस तरीके से वी गेट टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आल्सो इन द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है अब देखो यहां पर आप देखोगे इन सारे एस्टिमेट्स में हमने प्रोकैरियोट्स का कोई भी एस्टिमेटेड नंबर या फिगर प्रपोज नहीं किया. ऐसा इसलिए बिकॉज जो आज की कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स होते हैं ना फॉर काउंटिंग द स्पीशीज वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं फॉर द माइक्रोबियल स्पीशीज बिकॉज और इवन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं बच्चों जहां पर माइक्रोब्स की कल्चरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है इन द लैबोरेटरी कंडीशंस. सो ऐसे में अगर हम इवन कुछ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर प्रोस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करके भी काउंटिंग करें तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स की ही सिर्फ बैक्टीरिया की ही स्पीशीज मिलियंस में पहुंच जाएगी. राइट सो दैट वुड बी रियली एन अनकन्वेंशनल नंबर जो कि हम लोग
एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. सो इट इज रादर इम्पॉसिबल टू काउंट दीज बैक्टीरियल स्पीशीज और दी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है, राइट, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह पर है, राइट. सो दे आर ओमनी प्रेजेंट. सो इस तरीके से ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया है. अब हम चलते हैं इस स्पीशीज डाइवर्सिटी का जो कि वर्ल्ड पे प्रेजेंट है उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया. भाई इंडिया में आपको कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है? इंडिया अ पीस ऑफ लैंड जो कि वर्ल्ड का केवल 2.4% ऑफ लैंड एरिया कवर करता है. कितना परसेंट? 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया इंडिया के पास है, राइट. बट इतने छोटे से एरिया में भी वो वर्ल्ड की टोटल बायोडाइवर्सिटी का 8.1% कंट्रीब्यूट करता है. दैट मीन्स इस छोटे से लैंड एरिया में ही आपको वर्ल्ड की जितनी भी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसका 8.1% मिलता है इन इंडिया. एंड दैट इज वाई वी से हमारी जो कंट्री है वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है. एंड दैट इज वाई ये वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है बच्चों. तो हमारी जो इंडिया है वो वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है. ओके और अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं अबाउट द प्लांट्स एंड द एनिमल स्पीशीज जो कि रिकॉर्डेड है इन इंडिया, तो प्लांट स्पीशीज का जो नंबर है वो अराउंड 45,000 रिकॉर्डेड है, वाइल एनिमल स्पीशीज का रफली डबल विच इज 90,000 इन द नंबर. सो इतनी स्पीशीज जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं फ्रॉम इंडिया. बट एज वी ऑल नो अभी तक सारी की सारी स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर और डिस्क्राइब नहीं की जा चुकी हैं. अगर हम रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट लें तो उनके नंबर के हिसाब से उन्होंने वर्ल्ड के टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी का नंबर बताया था अराउंड 7 मिलियन, राइट. तो उसका अभी तक केवल 22% ही रिकॉर्ड किया जा चुका है, डिस्कवर करके डिस्क्राइब किया जा चुका है. अगर हम रॉबर्ट मे के इस ग्लोबल एस्टिमेट को प्रोपोर्शनेट वैल्यू में रखें विद द इंडियन फिगर्स या इंडिया के डाइवर्सिटी फिगर्स के अकॉर्डिंग, तो हमको ये अंदाजा मिलता है कि अराउंड 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन इंडिया. मतलब अभी भी इंडिया में 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज हैं जिनको कि डिस्कवर करके डिस्क्राइब किया जाना है. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट वन फैक्ट कि हमें बायोडाइवर्सिटी के अगर इन स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन लेना है, इनको डिस्कवर करना है, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को प्रिवेंट करना है. अदरवाइज नेचर की जो लाइब्रेरी है ना उसमें जितनी भी प्रेजेंट बुक्स हैं या डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको कैटलॉग किए जाने से पहले ही लाइब्रेरी जला दी जाएगी बाय आवर ओन एक्टिविटीज. So remember, species diversity of India is very high, okay? और इसीलिए अभी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनको डिस्कवर किया जाना है. बट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज का नंबर जो रिकॉर्डेड है, जो कि मेंशन है, वो अराउंड 45,000 और 90,000 है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज रिस्पेक्टिवली. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी दैट यू सी इन इंडिया. तो बच्चों अब हम बिगिन करने वाले हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों. बायोडाइवर्सिटी थ्रूआउट द वर्ल्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, राइट. सो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट द वर्ल्ड. वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स. कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, आइए देखते हैं. वन इज द लैटिट्यूड्स, ठीक है. लैटिट्यूड्स के बाद ऑल्टीट्यूड्स एज वेल. ऑल्टीट्यूड्स के बाद वी हैव टोपोग्राफी, relative humidity and also आप देखोगे biodiversity seems to vary with respect to area as well. Okay, so इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि biodiversity is not constant throughout. वो ये सारे फैक्टर्स की वजह से अफेक्टेड होती है और इनमें से 2 फैक्टर्स का हम यहाँ पर रोल देखने वाले हैं when it comes to the changes in biodiversity. So यहाँ पर हम सबसे पहले लेने वाले हैं the changes in biodiversity with respect to latitudes and in the second case हम लेने वाले हैं the change in the biodiversity with respect to the area. तो सबसे पहले बिगिन करते हैं with the change with respect to latitudes now. तो बच्चों let us begin with the latitudinal gradients now. देखिए लैटिट्यूड्स में डिफरेंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी में कैसे चेंज आता है उसको हम स्टडी करेंगे अंडर दिस टॉपिक. सबसे पहले आई वुड रेकमेंड यू कि आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या है. आपने डेफिनेटली लैटिट्यूड्स के बारे में जूनियर क्लासेस में अपनी ज्योग्राफी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा. चलिए अगर नहीं भी याद आ रहा हो तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में अर्थ का ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा जहाँ पर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कुछ लाइंस ड्रॉ करते थे, राइट. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम बुलाते थे द लैटिट्यूड्स, राइट. और कुछ वर्टिकल लाइंस भी हम ऐसे ड्रॉ करते थे जिन्हें हम बुलाते थे द लॉन्गिट्यूड्स. ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको प्लेस किया जाता था ऑन द अर्थ ताकि हम किसी भी प्लेस को उस अर्थ पे लोकेट कर सके, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट्स की तरह एक्ट करते थे,
राइट। ओके, सो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनमें से एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री वाला, ये दिख रहा है, इस पे लाई करता है हमारा इक्वेटर, राइट, और ये 0 डिग्री पे है, राइट। और ये इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देता था। आपको पता है ना, अर्थ इज लाइक अ स्फेयर, तो उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। एक स्फेयर जो होगा हेमिस्फेयर आपको नॉर्थ पोल की तरफ होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक साउथ पोल की तरफ हेमिस्फेयर होगा जिसे हम बुलाएंगे सदर्न हेमिस्फेयर। इट इज जनरली सीन कि जैसे जैसे हम इस इक्वेटर से ईदर पोल की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर साउथ पोल की तरफ जाएं, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, यानी कि द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस as one moves from the equator towards either pole, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल क्यों ना हो, ठीक है। सो द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पीशीज। सो इसका एग्जांपल हम लेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ bird species in the American continent, right? तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आई होप ये इमेज आपको बहुत क्लियरली दिख नहीं पा रही होगी, मुझे पता है, बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, आपको बेसिक चीज़ें यहीं पर दिखाने की, लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पर स्पीशीज़ की, बर्ड्स की जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है ना, उसको चेक करने वाले हैं 3 रीजन्स में अक्रॉस डिफरेंट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। सो हम यहाँ पर लेने वाले हैं अ कंट्री इन दी साउथ अमेरिका जिसका नाम है कोलंबिया। सो जो मैं लेने जा रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो इक्वेटर यहाँ पर कोलंबिया से पास कर रहा है, देख रहे हो आप, इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। अगर नहीं मेंशन है मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, तो दिस इज माय इक्वेटर लाइन, ये जा रही है इक्वेटर लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू कोलंबिया। सो कोलंबिया मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो वी हैव कोलंबिया एट 0 डिग्री, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर, ठीक है, हमने यहां पर लिया। देन उसके बाद हम लेने वाले हैं न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जो है वो आपको लगभग यहां पर मिलेगा, तो उसको मैं किसी कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ओवर हियर, ठीक है। सो ओवर हियर हम यहां पर न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं विच इज इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। सो न्यूयॉर्क को भी, अब न्यूयॉर्क आपको पता है कि कहाँ मेंशन है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, हम यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जाते हो तो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, और ये जो न्यूयॉर्क है इसकी अगर लैटिट्यूडनल पोजीशन बताऊं तो ये होगा एट 41 डिग्रीज नॉर्थ, यानी कि इक्वेटर से 41 डिग्रीज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फाइन। और अगर हम यहां पर भी देखें, वी गो ऑन टू द ग्रीनलैंड, ये जो येलो पैच आपको देखने को मिल रहा है ये ग्रीनलैंड है। सो ग्रीनलैंड इज ओवर हियर, और ये है एट अबाउट 71 डिग्रीज नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। तो यानी कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देख रहे हो ना, इक्वेटर से हम नॉर्थर्न पोल की तरफ जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड क्या होना चाहिए था, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होनी चाहिए, और देखा भी यही गया है। कोलंबिया में आपको इन टोटल 1400 बर्ड स्पीशीज जो है रिकॉर्ड की गई थी, 1400। वहीं जैसे जैसे हम अवे जाते हैं फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पोल, तो देखो न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्रीज नॉर्थ पे है, वहां पर रिपोर्ट की गई अराउंड 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। वहीं अगर आप ग्रीनलैंड की तरफ जाते हो, यानी कि इवन नॉर्दर्न पोजीशन पे जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड रिपोर्टेड मिली। तो देखा आपने, जैसे जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल मूव किए हैं, what you get to see is decrease in the species diversity of the birds। तो ये हमें क्लियर कट क्या इंडिकेशन दे रहा है बच्चों, ये हमें इंडिकेट कर रहा है दैट कि पैटर्न्स फॉलो होते हैं, लैटिट्यूड्स के जो डिफरेंसेस हैं वो बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके, सो इट
काइंड ऑफ अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। तो ये जनरल ट्रेंड आपको समझ में आ गया। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। फाइन, ओके। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अमेज़न फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के, आपने आई होप साउथ अमेरिकन पीस ऑफ लैंड आपको दिखाया जा रहा है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अगर आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखते हो, अच्छा, साउथ अमेरिका का जो मेजर पोर्शन वो लाया करता है इन दी ट्रॉपिक्स, राइट? वो ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करेगा। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। सो ट्रॉपिक्स में लाए करने की वजह से आप देखोगे ये जो आपको बड़ा सा पैच देखने को मिल रहा है, दिस ग्रीन पैच, लेट मी मेंशन दिस। सो ये जो आपको बड़ा सा ग्रीन पैच मिल रहा है, this all represents the Amazon forests। और साउथ अमेरिकन पीस मैंने बताया ये लैंड में मेजरली ये लाया करता है इन दी ट्रॉपिक्स। तो जो लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑन दिस अर्थ की जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है ना, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं मिलती है तो वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट अमेज़न फॉरेस्ट में मिलती है, जो कि लार्जली ट्रॉपिकल है। कितनी वैरायटी मिलती है, कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर इस अलोन जंगल में आपको 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज मिलती हैं, 3,000 से ज्यादा फिश स्पीशीज मिलती हैं, 1,300 यानी कि 1,300 बर्ड्स की स्पीशीज भी यही मिलती हैं। इनफैक्ट 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड एम्फीबियंस ईच आपको मिलती हैं इन दिस अमेज़न फॉरेस्ट। इसीलिए उसके बाद वी हैव 378 रेप्टाइल स्पीशीज मिलती हैं एंड मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स भी मिलती हैं। सच ह्यूज इज द वैरायटी जो कि आपको मिलने वाली है स्पीशीज की इन दिस पर्टिकुलर हैबिटेट इटसेल्फ। ठीक है, सो इन अमेज़न फॉरेस्ट में, जिनका कि मैं अगर आपको दिखाऊं ना, इवन अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में अगर मैं आपको दिखा देता हूं, चलो, तो अमेज़न फॉरेस्ट में आपको इतनी ज्यादा प्लांट्स की वैरायटी मिलती है कि ये प्लांट्स जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट से निकलती है ना, इट इज वेरी ह्यूज इन द नंबर एंड दैट इज व्हाई हम इसको अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, बिकॉज वो ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अ ग्लोबल लेवल, राइट? और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो अर्थ में बहुत हद तक अपना इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करता है। सो इसीलिए याद रखिएगा, अमेज़न फॉरेस्ट जो है इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और इसमें पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे सबसे रिचेस्ट है। इट कुड बी नोवेयर इन द अर्थ जहां पर इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑफ द स्पीशीज। फाइन, अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई ट्रॉपिक्स में या ट्रॉपिकल रीजन में, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि इंडिया में भी आपको पता है इंडिया का भी कुछ पोर्शन जो है वो ट्रॉपिकल है, यानी कि वो काफी हद तक लार्जली ट्रॉपिकल रीजन में लाया करता है। सो इंडिया विद मेजर ऑफ इट्स पार्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, उसमें भी आपको बर्ड की स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी। इट इज गोइंग टू बी मोर देन 1,200 बर्ड स्पीशीज। सो इंडिया में भी जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें आपको 1200 से ज्यादा स्पीशीज बर्ड्स की मिलती हैं। दैट मीन्स इट शोज कि ट्रॉपिकल रीजन में जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। बट ये क्वेश्चन ही मन में आ रहा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रॉपिक्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी? तो मेजर चेंजेस या मेजर जो रीजंस हैं वी विल गेट टू सी हियर। आप सभी ने ज्योग्राफी में देखा है कि हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है और इस एक्सिस के अलॉन्ग ही अर्थ रोटेट करती रहती है। और सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगी, है ना, आपको इस इक्वेटर के बोथ साइड्स पे, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर जो पोल्स हैं वहां पर फॉल करती हैं ओनली द स्लांटिंग रेज, ठीक है, और यहां पर ऑन द इक्वेटर फॉल करती हैं दी डायरेक्ट रेज, राइट? और यहां पर भी आप देख रहे हो स्लैंटिंग रेज ही फॉल करेंगे। इज इट? सो आप क्या देख रहे हो यहां पर, इक्वेटर पे डायरेक्टली ये रेज फॉल कर रही हैं और ये जो रेज हैं ये कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहती हैं। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा है, यानी कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए वहां पर
प्लांट स्पीशीज ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाती हैं। और प्लांट स्पीशीज का ग्रो होना हार्बर करता है बहुत सारी डिफरेंट एनिमल स्पीशीज को विथ इटसेल्फ, राइट। ओके, इवन जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं। दैट मीन्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आप देखोगे ना, वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे इतनी थिक ग्रोथ है of the flora and fauna कि वहां पर encroachment of human beings have not been able to take place। तो humans जो है वो वहां पर ज्यादा अपना intervention कर नहीं पाए हैं, इसलिए they have been left undisturbed, इसीलिए वहां पर कोई extinction of species वगैरह नहीं हो पाया, right, or because of the human activities of biodiversity losses। then उसके बाद जो tropical environment है ना बच्चों, वो ज्यादा fluctuate नहीं करता है, क्योंकि direct sunlight की जो availability है वो साल भर सेम रहती है। तो कुछ सीजनल वेरिएशंस नहीं आते हैं कि सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है या फिर बरसात ज़्यादा हो रही है, ऐसा सीन नहीं है। रादर एक सिमिलर टाइप का आपको जो वेदर कंडीशन है, सीजन कंडीशन है, वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है, राइट। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है दे आर लेस सीजनल, वहाँ पर सीजनल चेंजेस कम होते हैं, इसीलिए दे आर रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। और इस टाइप के एनवायरनमेंट में यूजुअली हर ऑर्गेनिज्म निश स्पेशलाइजेशन कर लेता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता नहीं है ना, तो हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना निश स्पेशलाइज कर लेता है कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में रह के ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और अपना आपको सर्वाइव करेगा, राइट। एंड यहीं पर ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी को ये एंश्योर भी कर लेता है। आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितनी भी फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं उनकी स्पीशीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका रीज़न आप बता सकते हो? फ्रूगीवोरस बर्ड, जैसा कि नाम बताता है, दे आर द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आपको इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज वहाँ पर साल भर फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज साल भर जो है वहाँ पर एक सा ही टेम्परेचर है, तो जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट है वो एट अ कांस्टेंट रेट आकर करती रहती है। वहाँ पर साल भर ही फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट जो है वहाँ पर साल भर मिलेगी, जिसकी वजह से उन बर्ड्स को अपना सर्वाइवल के लिए जो फ्रूट्स चाहिए थे ना, वो इजीली अवेलेबल मिलेंगे। और इसीलिए वहाँ पर फ्रूगीवोरस बर्ड्स की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन केस ऑफ दी ट्रॉपिकल रीजन्स। सो आई होप आपको रीजन्स भी समझ में आ गए होंगे कि क्यों अर्थ के ट्रॉपिक्स में आपको रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि कैसे लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी वेरी करती थी। अब हम देखने वाले हैं द रोल ऑफ एरिया, कि भाई एरिया कैसे अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक कॉल्ड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर ने, जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं जिनको कि हम फादर ऑफ इकोलॉजी बुलाते हैं। ओके, सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जब ये एक बारी साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अपने उस एक्सप्लोरेशन और एक्सपीडिशन जर्नी में उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम अपना एरिया जो वो एक्सप्लोर करते हैं उसको बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीशीज़ की जो रिचनेस है उस एरिया में वो बढ़ती जाती है। मतलब देखो कैसे समझेंगे, बट ये भी होता है ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे इसको हम कैसे समझते हैं, देखो अगर इनिशियली मैंने एक छोटा सा एरिया एक्सप्लोर किया, दिस एरिया, और यहाँ पर मुझे केवल 3 स्पीशीज मिली, राइट। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा लार्जर एरिया कवर करूंगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर स्पीशीज, लेट सपोज मुझे 4 और स्पीशीज मिल गई, जिसकी वजह से अब मेरा टोटल स्पीशीज काउंट कितना हो गया? 7 हो गया, राइट। अब अगर मैंने लेट सपोज और भी बड़ा एरिया एक्सप्लोर किया, तो यहां पर लेट सपोज मुझे 6 न्यू स्पीशीज मिली, तो अब मेरे पास टोटल एरिया जो मैंने कवर किया था सेंटर से बाहर की तरफ, उसमें इन टोटल कितनी स्पीशीज मिल गई? इनिशियली 7 और 6 मोर 13। तो यानी कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है। दैट मीन्स स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया। बट ये सर्टेन लिमिट तक ही एप्लीकेबल होता है, मतलब एक सर्टेन लिमिट में अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो उससे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी चेंज होना बंद हो जाती है, राइट। सो और ये उन्होंने देखा था साउथ अमेरिकन जंगल में फॉर वेरियस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया था उस स्तर पे, बर्ड्स एंड बैट्स की स्पीशीज को ऑब्जर्व किया था, और कुछ फ्रेश वाटर फिशेस को भी। तो इन सभी पे उन्होंने अपना एनालिसिस किया था और पाया था कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पर एक्सप्लोर्ड एरिया में पाई जाती हैं, राइट। ओके, अब देखो इन्होंने अपने इस पूरे ऑब्जर्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट किया। तो जब उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया तो उनको मिला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो यहाँ पर उन्होंने अपना क्या किया? स्पीशीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ बनाया।
ठीक है। और उनको जब उन्होंने अपना इस प्लॉटिंग को किया, उनको जो शेप मिलता है कर्व का वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सो यहां पर ये चीज देखो, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था कि जो स्पीशीज रिचनेस होती है, जैसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया रेज टू द पावर z। जहां पर ये जो z है ना, वेयर z रिप्रेजेंट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो आपको पता है यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है विच इज गोइंग टू बी c, राइट। और ये हो जाएगा a रेज टू द पावर z। सो ये रिलेशनशिप जो है किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो जब इसको प्लेस किया गया ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आपको इस तरीके का एक कर्व मिलता है विच इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ओके। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए कहते हैं बिकॉज जब दो हाइपरबोला ऐसे सामने बनते हैं ना, तो उनसे आने वाले जो एसिम्प्टोट्स होते हैं, जो टेंजेंट्स बनते हैं, वो क्रॉस करते हैं वन अनदर एट 90 डिग्री। तो इसीलिए वहां पर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सिंस 90 डिग्री है, इसलिए उनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे वैल्यूज रख के, तो आपको इस तरीके का कर्व मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट जैसे ही आप इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक स्केल पर प्लेस करते हो, लॉगरिथमिक स्केल पर, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है बच्चों। तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो लॉगरिथमिक वैल्यू में पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन को। अगर मैं इस इक्वेशन में लॉग लगा दूं तो आपको पता है ये हो जाएगा, दिस विल टर्न इनटू log s। ये देखो यहाँ पर c इंटू a रेज टू द पावर z हो रहा है। तो आपको पता है जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनमें लॉग लगाए हैं, तो लॉग के रूल के हिसाब से जब इंडाइसेस मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या करने वाले हैं, उनको प्लस कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा log c, और यहां पर क्या हो जाएगा log a, और जो पावर होती है वो यहां पर पहले आ जाती है क्योंकि पावर कम्स डाउन जब भी लॉग लग रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। दिस इज ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, तो ये इक्वेशन को जब हम प्लेस करते हैं ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। बट ऐसा क्यों है कि ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसको हम एक तरह से कंपेयर करते हैं। इमेजिन करो बच्चों, अगर ये log s को मैं एक वेरिएबल मान लेता हूं विच इज y। देखो हमें यहाँ पर किन चीजों को वेरी करवाना है, हमें स्पीशीज रिचनेस को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। तो ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं, मुझे चेक करना है कि ये दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इस log s को मैं मान लेता हूं y। ठीक है, और जो दूसरा मेरा वेरिएबल था log a को मैं मान लेता हूं एज x। ठीक है, अच्छा, log c एक कांस्टेंट ही था तो इसको मैं c ही मान लूंगा, और यहां पर जो ये v है, इस v को भी मैं m मान लेता हूं। तो आपको क्या इक्वेशन देखने को मिल रही है, ये देखो, दिस इज y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। एंड ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको मिल गई, इसका मतलब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, अब आपको चीजें याद करनी है। देखो लॉजिकली सोचना, ये जो m है, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में m क्या रिप्रेजेंट करता था, सोचो, जल्दी से याद करो, थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए, राइट। तो ये जो m है, ये m रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, सो इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन। सिमिलरली ये जो c था इस इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता था बच्चों, जल्दी से याद करो, इट वाज y इंटरसेप्ट। तो याद रखना है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये ओरिजिन पे जाके टच नहीं करेगी। थोड़ा सा ग्राफ ये गलत बना हुआ है, इट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू दी ओरिजिन। ये कहीं पर ओरिजिन से ऊपर या नीचे की तरफ पास करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो पास करेगा इस y एक्सेस पे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वो कहलाता है द y इंटरसेप्ट। तो अगर वो सपोज ये लाइन यहां पर टच करती फॉर एग्जांपल, तो ये उसका y इंटरसेप्ट होता। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत है ग्राफ, राइट। एनसीईआरटी बट यूजेस दिस ग्राफ, इसलिए मैंने इसको ही यूज किया है। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाता है कि f यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज रिचनेस। c रिप्रेजेंट कर रहा है क्या,
C रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को, देन Z रिप्रेजेंट कर रहा है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको कि हम स्लोप ऑफ द लाइन भी बुला सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ग्राफ, और आपका A क्या है, एरिया है, ठीक है। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देखो इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जान लो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए देखा गया है इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है मोस्टली फ्रॉम 0.1 टू 0.2 फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एंड द रीजन। तो अलग अलग रीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा रीजन हमने स्टडी किया था या फिर कौन से टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम स्टडी कर रहे थे, इनकी वैल्यू लगभग 0.1 से 0.2 तक ही वेरी करती है। अच्छा, देखा गया है कि अगर हम इस z को कंपेयर करते हैं फॉर अ वेरी वेरी लार्ज एरिया, लेट्स से एक कॉन्टिनेंट लेवल जितना लार्ज एरिया अगर हम लेते हैं, तो ये जो z है, ये जो स्लोप ऑफ लाइन भी बता रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाती है, और इतनी स्टीप होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम द वैल्यूज 0.6 to 1.2, but this is going to be only for large areas. एग्जाम्पल के लिए कॉन्टिनेंट जितना बड़ा एरिया, ठीक है। सो दिस मच इज गोइंग टू बी द वैल्यू। इवन अगर ट्रॉपिकल एरियाज की बात की जाए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो वहां पर मैमल्स और जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स होती हैं उनकी वैल्यू लाया करती है फ्रॉम उसका वैल्यू लगभग लाया करती है इन द रेंज ऑफ 1.15। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रैदर फॉरेस्ट्स में जो मैमल्स पाए जाते हैं और जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स मिलती हैं, उनके लिए ये वैल्यू होती है अराउंड 1.15। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली देखा गया है ये वैल्यू 0.1 से 0.2 है, बट यहां पर अगर आप देखोगे v की वैल्यू फॉर लार्जर एरियाज, जो लार्जर एरियाज हैं लाइक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा, उनके लिए काफ़ी स्टीप हो जाती है स्लोप ऑफ द लाइन, इसलिए ये बढ़ जाती है फ्रॉम 0.1 टू 0.2 से 0.6 टू 1.2 तक। और अगर आप देखोगे मैमल्स और फ्रूगीवोरस बर्ड जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, उनके लिए बहुत ही स्टीप आपको मिलती है ये कर्व और ये स्लोप विच इज गोइंग टू बी 1.15 इन इट्स नंबर। सो अब आपको समझ में आ गया ये वाला रिलेशनशिप। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे स्पीशीज की जो रिचनेस है वो एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करती है। दैट मीन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। सो आई होप आपको पैटर्न्स फॉर बायोडाइवर्सिटी भी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। भाई एक इकोसिस्टम में इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज का होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों कोई एक स्पीशीज अगर इकोसिस्टम में प्रेजेंट हो तो उस इकोसिस्टम को ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता? देखिए, स्पीशीज की जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ना, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, बिकॉज वो इन 4 फैक्टर्स को अफेक्ट करती है: प्रोडक्टिविटी को, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को, रेजिलियंस को और इकोसिस्टम की हेल्थ को। कैसे करती है, इसको समझने के लिए हम डेविड टिलमैन का एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो यहां पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं डेविड टिलमैन का एक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ज्योग्राफिकल एरिया लिया। लेट्स सपोज उन्होंने ये एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया लिया था और उसमें छोटे छोटे प्लॉट्स डिवाइड कर दिए। सो उन्होंने इस तरीके से कुछ प्लॉट्स बना दिए, 1 2 3 एंड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 प्लॉट्स लिए हैं, ठीक है। इन प्लॉट्स में उन्होंने देखा कि इस प्लॉट में लेट्स सपोज सिर्फ 3 ही स्पीशीज प्रेजेंट थी, 3 डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। ओके, यहाँ पर लेट्स सपोज देयर वर 5 स्पीशीज वर प्रेजेंट। ओवर हियर लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर 7 स्पीशीज थी और यहाँ पर केवल 2 स्पीशीज थी। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जिन प्लॉट्स में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज थी, फॉर एग्जाम्पल इस वाले प्लॉट में, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ फॉर यू। ये वाला प्लॉट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इस प्लॉट ने सालों साल बहुत ही कम वेरिएशन शो किए थे विद रिस्पेक्ट टू इट्स बायोमास। तो विद एवरी इंक्रीजिंग ईयर इसके बायोमास प्रोडक्शन में बहुत कम चेंजेस थे। तो इसका मतलब देयर वर वेरी लेस फ्लक्चुएशंस। दैट मीन्स एक
स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या करती है, एक इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाती है, बिकॉज यहां पर लो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं इन दी बायोमास एंड द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो साल भर या फिर साल दर साल अगर आप देखोगे तो आपको हर साल में इंक्रीजिंग ईयर के साथ ना तो ज्यादा चेंज देखने को मिलता है बायोमास में, और इनफैक्ट जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है, दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी, तो देखो डाइवर्सिटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतना उतना प्रोडक्टिविटी देखो यहां पर आपको मिलेगी। सो देखा आपने किस तरीके से ये क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज की जो रिचनेस है, पहली चीज तो इकोसिस्टम को ज्यादा प्रोडक्टिव बना रही है, राइट। तो वहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी। सेकेंडली वो इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल भी बना दे रही है क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहे हैं इन दी बायोमास। थर्डली वो क्या करता है, एक इकोसिस्टम को ज्यादा रिजिलियंट बना देती है। रिजिलियंट मतलब होता है कि आप किसी भी जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे वापस से कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हो। तो चाहे कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हो या मैन मेड डिस्टर्बेंस हो या फिर किसी एलियन स्पीशीज का इन्वेजन ही क्यों ना हो, एक इकोसिस्टम जो है ज़्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होने की वजह से रिजिलियंट हो जाता है। वो बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को ओवरकम करके वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट को रिकवर कर लेता है। सिमिलरली ये इवन हमें जितनी ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है ना, उतनी ज़्यादा हमें इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि इकोसिस्टम ज़्यादा हेल्दी है, बिकॉज किसी भी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। तो इनमें से एक स्पीशीज का भी गायब होना जो है वो इकोसिस्टम को उसके ऊपर इकोसिस्टम के ऊपर कुछ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ला सकता है, राइट। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना कम फ्लक्चुएशन बायोमास में होगा तो उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, रेजिलियंट हो जाएगा इकोसिस्टम अगेंस्ट एनी इन्वेजन और एनी डिस्टर्बेंस, और इकोसिस्टम हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज कम स्पीशीज होने की वजह से डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पर स्पीशीज डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है बच्चों। तो बच्चों द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया, बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्या ही होता अगर ये स्पीशीज रिचनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती इकोसिस्टम में, तब भी क्या इकोसिस्टम सर्वाइव कर सकता था? क्या होता अगर एंड्स की 20,000 स्पीशीज ना होकर केवल 15,000 ही होती, या फिर 2,000 या फिर 1,000 स्पीशीज ही होती, तो क्या ही फर्क पड़ जाता, राइट। ऑल्दो आई नो इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट इसको हम एक एनालॉजी के थ्रू समझा सकते हैं जो कि प्रपोज की गई है इन द फॉर्म ऑफ एन हाइपोथेसिस, जिसे हम बुलाते हैं रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। और इसको प्रपोज करने वाले जो इकोलॉजिस्ट थे, जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है, उनका नाम था पॉल एहरिच। तो पॉल एहरिच ने, जो आपके सामने यहाँ दिखाए जा रहे हैं, इन्होंने बताया था कि क्या इफेक्ट होता है अगर जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के अंदर डिक्रीज करने लगती है। तो अगर डिक्रीजिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी मिलती है इकोसिस्टम में तो क्या इफेक्ट आता है। इन्होंने अपनी एनालॉजी में क्या किया, इन्होंने एक एयरप्लेन को कंपेयर किया विद एन इकोसिस्टम, ठीक है। और एयरप्लेन, जैसा कि आप जानते हो, एयरप्लेन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन किया जाता है थ्रू दीज रिवेट्स। तो ऐसे ही जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो रिवेट्स हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन को जोड़ के रखते हैं। ओके, एक एयरप्लेन बनता ही इस तरीके से, डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स। सिमिलरली इन रिवेट्स को इन्होंने कंपेयर किया विद द स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम, बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज ही आपस में जब इकट्ठा होती है, जुड़ती हैं, दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एनालॉजी है ये वर्क कैसे करती है, ये कैसे समझाती है इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन एन इकोसिस्टम। तो देखो, इमेजिन करो एक एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे जितने भी पैसेंजर हैं, वो प्लेन के कुछ रिवेट्स को पॉप आउट करके अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसेंजर जो है वो रिवेट निकालते जाएंगे, इनिशियली कम नंबर ऑफ रिवेट्स निकलेंगे, राइट। तो कम नंबर ऑफ रिवेट्स का निकलना is actually analogous to the extinction of species from an ecosystem, right? तो देखो, कम नंबर ऑफ रिवेट्स जब स्टार्टिंग में निकलेंगे तो प्लेन की सेफ्टी पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। प्लेन ज्यादा वीक नहीं होगा। पर जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ रिवेट्स निकलते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा ओवर टाइम, राइट। इनफैक्ट ये भी फर्क पड़ता है कि जो रिवेट्स हैं वो कौन से पार्ट से निकाले जा रहे हैं।
अगर विंग्स के पास के रिवेट निकाल दिए जाएं तो प्लेन पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेंजरस इफेक्ट आने वाला है। प्लेन जो है वो उड़ नहीं पाएगा ना, वो सीधे क्रैश कर जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से पार्ट का हमने रिवेट निकाला है। अगर सीट के नीचे का रिवेट निकालोगे या विंडो के पास का रिवेट निकालोगे फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो यहां पर अगर हम विंग्स के निकाल देंगे तो वहां पर फर्क आ जाएगा, राइट। तो देखो इसी तरह से अगर हम इस एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम से कंपेयर करते हैं और वहां पर प्रेजेंट डिफरेंट जो रिवेट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद द स्पीशीज, और अगर हम पैसेंजर की तरह, हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई और अदर एनिमल ग्रुप्स अगर किसी स्पीशीज को अगर रिवेट्स को ऐसे पॉप कर रहे हैं, दैट मीन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके फ्रॉम द इकोसिस्टम, तो इनिशियली कम नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे। बट जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, इकोसिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब वो इकोलॉजिकली नॉन फंक्शनल हो जाएगा ज्यादातर। और उससे क्या होगा, फंक्शनल अगर एस्पेक्ट इकोसिस्टम का वर्क नहीं करेगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है, राइट। तो इस तरीके से इवन हमने देखा कि कौन सा पार्ट, कौन सा रिवेट जो है वो रिमूव किया जा रहा है वो भी इफेक्ट करता था, राइट। सिमिलरली अगर इकोसिस्टम में से किसी ऐसी स्पीशीज का हम एक्सटिंक्शन कॉज कर देते हैं जो कि बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी विद इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब ऐसी स्पीशीज जिन्हें हम कीस्टोन स्पीशीज भी बुलाते हैं, वो एक्चुअली डिसाइड करती हैं द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती हैं इकोसिस्टम के अंदर। अगर ऐसी स्पीशीज को ही हम रिमूव कर देंगे तो इकोसिस्टम और भी ज्यादा डेंजरसली वीक हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे एयरप्लेन के साथ हमने एनालॉजी लेके ये बताया कि कैसे कैसे हम जैसे जैसे रिवेट्स रिमूव करते हैं, अगर हम इकोसिस्टम से वैसे वैसे स्पीशीज रिमूव करते जाएंगे तो वही फेट आपको मिलता है जो कि आपको एयरप्लेन का मिलता है, राइट। जैसे एयरप्लेन जो है वो धीरे धीरे डेंजरसली वीक होके क्रैश कर जाएगा, वैसे वैसे ही इकोसिस्टम भी धीरे धीरे वीक होते होते क्रैश कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। सो दिस इज व्हाट पॉल एहलरिच ने हमें एक्सप्लेन किया था थ्रू द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कि क्या इफेक्ट होता है डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी का ऑन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। आई होप द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन दी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई होप इस चैप्टर की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।